बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पोरफायरियास को डिस्कस करना है जो कि हमारे पास हीम बायोसिंथेसिस में मुख्तलिफ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। उन एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर पैदा होते हैं उन्हें पोरफायरिया कहते हैं। तो हीम बायोसिंथेसिस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो है वो 85% हीम बायोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास एरिथ्रोइड टिश्यू में होती थी और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 15% में मेजरली जो है वो हमारे पास लिवर में जो है वो हीम की बायोसिंथेसिस होती है। तो हीम बायोसिंथेसिस में टोटल 8 स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप और लास्ट वाले 3 स्टेप हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और जो है वो हमारे पास रिमेनिंग ये दरमियान वाले 4 स्टेप जो हैं वो साइटोसोल में होते हैं। तो हर एक स्टेप को कोई ना कोई एंजाइम जो है वो रेगुलेट करता है और हर एंजाइम से जो है हमारे पास अगर कोई उसके रिलेटेड कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर आता है या एक्वायर्ड आता है तो उस डिसऑर्डर को हम जो है वो पोरफायरिया कहते हैं। और उससे हमारे पास जहां पर वो एंजाइम की डेफिशिएंसी आएगी उससे ऊपर वाले जो है वो हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और उससे आगे जो प्रोडक्ट है हमारे पास जो है वो आगे वाले तमाम जो है वो डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में हमारे पास ग्लाइसिन और जो है वो सुक्सिनाइल कोए ये दोनों मिलेंगे और हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होगा वो है डेल्टा अमाइनो लेविलोनिक एसिड। तो इस स्टेप को जो एंजाइम जो है रेगुलेट करता है वो हमने देखा था कि ए सेंथेज, ठीक है। तो ए सेंथेज पहले स्टेप में ये हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है वो भी इसी के रिलेटेड है, ए डी हाइड्राटेज, डी हाइड्राटेज ये दूसरा एंजाइम हो गया। तीसरे में हमारे पास जो है वो जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो हाइड्रोक्सी यानी कि मिथाइल जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो गया उसी की बेस पे हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सेंथेज, ठीक है। तो ये तीसरा एंजाइम हो गया। चौथा हमारे पास जो है वो आगे फिर इसी प्रोडक्ट की नाम हमने देखा था ना कि एस डी एस फिर आगे एस वाला ही यानी कि ये यूरो पोरफायरिनोजिन जो है वो आगे 3 सेंथेज। ये भी आपने याद रखना कि ये हमारे पास ये आगे ये 3 है, ये भी 3 है और आगे वाले 9 है, ये आइसोमर है, ठीक है। और ये हमारे पास ये भी 9। तो ये हो गया। आगे हमारे पास जो है वो एस डी एस एस आगे आगे हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेज। तो ये हमारे पास डी कार्बोक्सिलेज है। तो हमें जो है वो सबस्ट्रेट के बेस पे रखेंगे तो ये हमारे पास ये फिर है यूरो पोरफायरिनोजिन 3 डी कार्बोक्सिलेज। आगे 2 ऑक्सीडेज हैं, ऑक्सीडेज यहाँ पर भी ऑक्सीडेज ही है। तो ऑक्सीडेज के लिए हमें जो है वो सबस्ट्रेट की बेस पे फिर नाम रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है कप्रो पोरफायरिनोजिन इन 3 ऑक्सीडेज और आगे हमारे पास ये प्रोटो पोरफायरिनोजिन 9 ऑक्सीडेज यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और लास्ट वाला जो है वो फेरो चैलाटेज, ठीक है। तो ये टोटल एंजाइम जो है ना हीम की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इनमें हमारे पास जो जो यानी कि इफेक्ट आएगा उससे हमारे पास जो है पोरफायरिया होगा। इसमें याद रखना पहले स्टेप को निकाल के बाकी 7 स्टेप हैं, तो बाकी 7 स्टेप में हमारे पास जो है वो पोरफायरिया होगा। पहले स्टेप में हमारे पास क्या इफेक्ट आ सकता है, हमने देखा था ना कि इसके 2 आइसोफॉर्म है, ALA1 था सेंथेज और ALA जो है वो 2। A1 वाला मैंने बताया था कि ये हमारे पास तमाम टिश्यूज में होता है और दूसरे वाला जो है वो हमारे पास सिर्फ एरिथ्रोइड टिश्यू में होता है, यानी कि हमारे पास जिनसे आगे आरबीसी बनेंगे ना मेच्योर,
तो उन एरिथ्रोब्लास्ट में ये प्रेजेंट होगा। जो ALA2 है ना, इससे हमारे पास जो है वो इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होगा वो मैंने बताया कि पोरफायरिया नहीं होगा, वो हमारे पास एनीमिया में आ जाएगा, जिसे हम जो है वो एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। एक्स लिंक्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो पहले वाले की डेफिशिएंसी से ये आएगा। देन आगे हमारे पास सारे जो हैं वो उनसे पोरफायरिया ही होगा। ALA डिहाइड्राटेज और ये जो फेरोचेलाटेज है, ये दोनों हमारे पास जो है ना ये इनहिबिट हो जाते हैं लेड से। यानी कि ये मैंने हम देखा था कि ये हमारे पास है जो है वो जिंक कंटेनिंग जो है वो साइटोसोलिक एंजाइम है, यानी कि इसमें जिंक है और इसमें हमारे पास मैंने बताया ना कि ये आयरन को ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट स्टेप में आयरन ऐड होता है। तो ये दोनों एंजाइम जो है ना हमारे पास लेड से इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास लेड। तो यहाँ पर जो पोरफायरिया आएगा उसे हम कहते हैं लेड पॉइजनिंग, जो है वो हमारे पास पोरफायरिया। और इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो है वो ALA जो है वो उसकी जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अगर लेड जो है वो यहाँ पर आके ब्लॉक करता है तो हमारे पास ये प्रोटोपोरफायरिन जो है वो इसको जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगी यूरिन में। ठीक है, यूरिन में और अदर बॉडी फ्लूइड में ये दोनों जो है वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे और ये जो है वो हमारे पास लेड की वजह से होगा। और ये एक्वायर्ड जो है वो पोरफायरिया में आ जाएगा, यानी कि ये जेनेटिक नहीं, यानी कि एक्वायर्ड होगा। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो पेंट यानी कि सिनेरियो इस तरह का आप MCQs में देंगे कि उसमें जो है वो आपको बताएंगे कि एक छोटा बच्चा वो यानी कि पेंट खाता है। ठीक है, यानी कि कली वगैरह और पेंट वगैरह उसने खाया है, जिसकी वजह से जो है वो उसे लेड उसके जिस्म में चला गया। और आगे जो है वो डिफरेंट सिम्टम इसके रिलेटेड जो है वो बताई जाएंगे आपको MCQs में। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मेन पोरफायरिया जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे पास तो पहले उनके नाम मैं बता देता हूँ। ये एंजाइम यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइलबिलेन सैंथेज से जो हमारे पास इसकी यानी कि जीन में म्यूटेशन और इसकी डेफिशिएंसी आ जाए, ये हमारे पास आगे वाले जेनेटिक ही हैं सारे। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो पोरफायरिया होगा उससे हम कहेंगे एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर ये यूरोपोरफायरिनोजिन 3 सैंथेज, उसका दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, इसे यूरोपोरफायरिनोजिन बल्कि इसका हाइड्रोक्सी मिथाइलबिलेन इसका दूसरा नाम भी है, जो कि हम कहते हैं यूरोपोरफायरिनोजिन 1 सैंथेज भी इसे कह देते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम आपको जो है वो हाल पर में मिल जाएंगे, तो आपने वहां से देख लेने। तो ये दूसरा हमारे पास कौन सा आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाता है कॉन्जेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। और एरिथ्रोपोइटिका यानी कि ये हमारे पास जो है वो एरिथ्रोइड टिश्यूज से रिलेटेड होगा, यानी कि एंजाइम की डेफिशिएंसी। तीसरे नंबर पर जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन जो पोरफायरिया है वो हमारे पास ये UROD यानी कि यूरोपोरफायरिनोजिन 3 डी कार्बोक्सिलेज इज की डेफिशिएंसी से हमारे पास जो है वो होता है, उसे हम कहते हैं पोरफायरिया कुटिनिया टार्टा। मोस्ट कॉमन पोरफायरिया है, तो ये MCQ में पूछ लेते हैं। और इस एंजाइम का दूसरा नाम भी आपने याद रखना है कि कपड़ो पोरफायरिनोजिन 3 सैंथेज भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट नाम जो है ना एंजाइम के प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के हिसाब से चेंज होते हैं, तो आपने जो है वो जहन में अपने रखना है इनका जो है किस तरह नाम। तो ये हमारे पास UROD की डेफिशिएंसी से पोरफायरिया कुटिनिया टार्टा होगा। आगे हमारे पास कप्रोपोरफायरिनोजिन 3 ऑक्सीडेज, इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हेरिडिटी कप्रोपोरफायरिया। देन हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9 ऑक्सीडेज, इसकी डेफिशिएंसी से जो है म्यूटेशन से जो पोरफायरिया होगा वो हमारे पास वेरीगेट पोरफायरिया। और लास्ट जो है हमारे पास ये फेरोचिलाटेज जो है वो लेड से भी इनहिबिट होता है, और अगर इसकी जो है वो म्यूटेशन की वजह से डेफिशिएंसी आ जाए तो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया। ठीक है, तो ये 6 आपने याद रखने हैं।
ठीक है। तो इनमें जो मेजर एमसीक्यू सबसे पहले ये मैंने बताया कि ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। और जो है वो हमारे पास ये हमारे पास मैंने बताया ना कि ये जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफर होते हैं, एक्वायर्ड नहीं है। तो इनमें जो है वो आपने याद रखना है कि दो ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। तो इसका आसान ट्रिक यही है कि हमारे पास ये जो एरिथ्रोपोइटिक है ना, ये वाला एरिथ्रोपोइटिक और ये एरिथ्रोपोइटिक, तो ये आरबीसी से रिलेटेड है। तो आपने सिंपल आरबीसी में आर आता है, तो यहाँ पर आर से याद रखना है कि ये दोनों जो है वो इनका जो हेरिडिटी पैटर्न है वो ऑटोसोमल रिसेसिव के फॉर्म में आएंगे, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये आर से याद रखना है, आरबीसी यानी कि एरिथ्रोपोइटिक, और ये भी आर जो है वो रिसेसिव। और ये वाला भी, ये दोनों में हो सकता है, यानी कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है और ऑटोसोमल जो है वो डोमिनेंट। बाकी सारे जो है वो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये भी 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 ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो यहाँ तक जो है ना कुछ बातें मैंने लास्ट लेक्चर वाली बताई, कुछ जो है वो यहाँ पर जो है वो न्यू ऐड की हैं, ठीक है, नए लेक्चर की बातें ऐड की हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पोरफायरिया, अब हमने जो है वो असल टॉपिक स्टार्ट करना है कि पोरफायरिया है क्या। पोरफायरिया हमारे पास ये एक ग्रीक वर्ड पर्पल से जो है वो डिराइव हुआ है, ठीक है, ग्रीक वर्ड पर्पल, यानी कि इसमें हमारे पास जो मैंने बताया था ना कि पोरफायरिनोजिन जो इनएक्टिव कंपाउंड थे वो आगे पोरफायरिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे पास एक कलर्ड कंपाउंड थे। और वो हमारे पास कंपाउंड कैसे बने थे, यानी कि मैंने बताया था कि उस वो पोरफायरिनोजिन यानी कि ये इनएक्टिव कंपाउंड थे। तो इनमें हमारे पास जब हमने इनकी ऑक्सीडेशन की थी तो डबल बॉन्ड के आने की वजह से वहां पर कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुई थी और जो है हमारे पास कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि पोरफायरिन, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास पोरफायरियाज में जो इंटरमीडिएट की जो है वो एक्यूमुलेशन होती है, वो आगे हमारे पास जो है वो बॉडी टिश्यूज में और यूरिन में अल्टीमेटली जो है वो अपीयर होते हैं। और इससे हमारे पास जो यूरिन का कलर पहले तो नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में जब एयर में एक्सपोज होता है यानी कि ऑक्सीजन में के कांटेक्ट में आता है हवा में, तो यूरिन का कलर जो था हमारे पास रेड और जो है वो ब्लू इस तरह का जो है वो शेड में आ जाता था, यानी कि डार्क यूरिन हो जाता था। तो इसी बेस पर जो है वो हमारे पास पर्पल जो है वो पर्पल रेड जो है वो यूरिन को देखकर जो है वो हमने इन डिसऑर्डर को जो है वो पोरफायरियाज का नाम दिया, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें हमारे पास मैंने बताया था ना कि जो है वो हीम की सिंथेसिस जो है वो कुछ एरिथ्रोइड टिश्यू में है, कुछ लीवर में है। तो इसी के बेस पर जो पोरफायरिया है इनको भी हमने दो तरह से डिवाइड किया है, यानी कि इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो है वो कुछ जो है वो एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया है और कुछ हमारे पास हिपैटिक पोरफायरिया है, यानी कि हिपैटिक पोरफायरियाज, और कुछ हमारे पास जो है वो एरिथ्रोइड है, एरिथ्रोइड पोरफायरियाज, ठीक है। तो ये दो तरह से हमने इनको डिवाइड किया। तो हेपेटिक में भी आगे दो डिवीजन हमारे पास आ जाती हैं, एक है हमारे पास एक क्रोनिक, चलें कर लेते पहले क्रोनिक, और कुछ हमारे पास है एक्यूट, ठीक है। क्रोनिक जो है वो लंबे अरसे से जो है वो उनकी सिम्टम आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होती हैं, और एक्यूट में जो है वो फौरन जो है वो सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाती हैं। क्रोनिक में हमारे पास जो है वो एक ही पोरफायरिया है, जो कि हमारे पास पोरफायरिया कुटीनिया टार्डा, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि ये मोस्ट कॉमन पोरफायरिया पैटर्न इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। तो एक्यूट में हमारे पास तीन आ जाते हैं ये वाले, यानी कि एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, दूसरा हमारे पास जो है वो पो हेरिडिटी
कप्रोपोरफायरिया और तीसरा हमारे पास है वेरीगेट पोरफायरिया। तो ये इधर 3 आ गए। और एरिथ्रोइड पोरफायरिया में ई यहाँ पर आता है और ये ई वाले ही हैं, इधर भी 2 ई वाले, ठीक है। यानी कि कॉन्जेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया और जो है वो एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया, तो इसमें ये 2 आ जाते हैं। तो इन सब में जो है वो याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पर जो ये वाले, इससे जो पोरफायरिया होगा यहाँ पर भी पोरफायरिया होगा, पोरफायरिया। तो ये पहले 2 के अलावा बाकी सब में जो है वो पेशेंट एक फिनोमिना शो करेगा, जिसे हम जो है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यानी कि ये सारे पोरफायरिया में हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी जो है वो पेशेंट में होगी, फोटो सेंसिटिविटी। यानी कि एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में हमारे पास पेशेंट जो है वो नॉट फोटो सेंसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी इनमें, बाकी सब में फोटो सेंसिटिविटी होगी। अब फोटो सेंसिटिविटी है क्या? एक्चुअली में मैंने यानी कि बताया था ना कि जो कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कलर्ड कंपाउंड है, और जब लाइट की मौजूदगी में यानी कि रिएक्शन होता है जो कि हमारे पास जो है वो इनएक्टिव को जो है वो आगे ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि जो रिड्यूस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और इससे हमारे पास जो है वो कलर्ड कंपाउंड बनते हैं। और ये हमारे पास इस रिएक्शन को लाइट भी जो है वो लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास ये तमाम पेशेंट जो है वो सन लाइट में अगर वो जाएंगे तो उनका जो है वो हमारे पास स्किन में जो है वो रैशेज और इचिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और मजीद जो हमारे पास ऑक्सीडाइज होके जो है पोरफायरिन बनेगा, यानी कि हमारे पास पोरफायरिन जो बनेगा ना, ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये फोटो सेंसिटिव कंपाउंड है। तो इससे हमारे पास जो है वो इस कंपाउंड से आगे मजीद कुछ सुपर ऑक्साइड और जो है हमारे पास फ्री रेडिकल मिलेंगे, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो रिलीज होंगी सेल में, और वो जो है वो डैमेजिंग होती हैं सेल के लिए, सेल मेम्ब्रेन की जो है लाइसिस कर देती है, और इससे जो है वो लाइसोसोम में जो हमारे पास एंजाइम होते हैं वो भी जो है वो रिलीज हो जाते हैं। मजीद जो है वो ब्लिस्टरिंग और जो है वो इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है जब वो इस तरह के पेशेंट जो है वो हमारे पास सूरज की रोशनी में और अदर लाइट में जो है वो आते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया और इससे ऊपर है, यहाँ पर जो मेन सिम्टम होगी वो हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल पेन और जो है वो हमारे पास न्यूरो साइकेट्रिक जो है वो प्रॉब्लम होंगी इनमें, यानी कि दिमाग का मसला होगा, ठीक है, न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक। तो ये जो कंपाउंड है यानी कि इससे हमारे पास एब्डोमिनल पेन और जो है वो नर्वस सिस्टम वगैरह पर भी इफेक्ट आएगा, यानी मेंटल ग्रोथ जो है वो भी रिटार्डिंग होगी। मजीद जो है हमारे पास ये एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, इसमें जो है वो जो चीज़ एक्यूमुलेट होती है वो हमारे पास है अमाइनो डेल्टा अमाइनो ल्यूलोनिक एसिड। तो ये इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे पास यूरिन में भी और जो है वो दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में भी। तो इसकी सिम्टम को जो है वो प्रेसिपिटेट यानी कि कम करने के लिए हम ड्रग्स यूज करते हैं जिसका नाम है बारबेचुरेट, यानी कि बारबेचुरेट्स, और एथानॉल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है हमारे पास ये जो बारबेचुरेट और एथानॉल है ये हमारे पास लिवर के अंदर साइटोक्रोम की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। तो साइटोक्रोम की सिंथेसिस के इंक्रीज होने से हमारे पास जो है वो हमें पता है कि हीम उसमें यूज होता है, तो हीम की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसकी यूटिलाइजेशन के इंक्रीज होने से हमारे पास जो है वो तो इसकी सिंथेसिस जो है वो यानी कि ये हमारे पास साइटोक्रोम में यूज होगा, तो इसकी जो है वो सेल में डेफिशिएंसी हो जाएगी। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पर
ALA सैंथेज को, ठीक है। तो ALA सैंथेज को जो है वो नेगेटिवली ये जो है वो रेगुलेट कर रहा था। अब इसकी डेफिशिएंसी कम हो गई है, यानी कि ये हमारे पास इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिससे हमारे पास ये ALA सैंथेज और जो है वो ALA डिहाइड्रेटेज इनकी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और आगे ट्रांसलेशन और इसकी जो है वो सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, और मजीद जो है वो इस तरह आगे जो है वो जो ALA एक्यूमुलेट हुआ था वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह इनके सिम्टम को जो है वो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। मजीद हम जो है वो यहाँ पर एक्यूट इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है, एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया के लिए ग्लूकोज को भी हाई डोज में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा कि हमारे पास ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी हमारे पास साइटोक्रोम वगैरह यूज़ होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास जो है वो साइटोक्रोम में हीम यूज़ होगा। हीम की सिंथेसिस कम होने से हमारे पास ALA की सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होगी, और आगे जो है हमारे पास ALA जो है वो जो एक्यूमुलेट हुआ था यहाँ पर वो उसको जो है वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको जो है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये याद रखना है कि ये सिर्फ यहाँ पर है, अगर यहाँ पर ब्लॉक आता है ना एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, ठीक है, तो अगर यहाँ पर ब्लॉक आता है तो फिर हमने जो है वो ये चीज़ें यूज़ करनी है। अगर हमारे पास यहाँ पर आगे यानी कि कहीं ब्लॉक आता है तो फिर हमने जो है वो ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे हमारे पास मजीद आगे जो है वो प्रोडक्ट बनना जो पहले ही एक्यूमुलेट से, तो फिर अगर हम ये वाले यूज़ करेंगे तो वो फिर उनकी सिंथेसिस और ज़्यादा इंक्रीज होगी और वो और ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे, तो वो फिर हमने वो यूज़ नहीं करना। तो फिर हमारे पास जो है वो दूसरों के लिए हमारे पास जो है वो हम यूज़ करते हैं हेमिन, यानी कि जिसमें हमारे पास आयरन यानी कि Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में होता है, यानी कि वो हीम जिसमें आयरन Fe3 पॉजिटिव में होता है। तो इससे क्या होता है हमारे पास हेमिन जो है वो नेगेटिवली इंक्रीज होगा इसकी सिंथेसिस, और वो जो है वो हमारे पास ALA सिंथेज को इनहिबिट कर देगा, ताकि हमारे पास जो यहाँ पर फोटोसेंसिटिव जो है वो पोरफायरिन एक्यूमुलेट हुए हैं वो मजीद ना बने, ठीक है। ALA सिंथेज को इनहिबिट कर देगा ये हेमिन, ठीक है, तो ताकि हमारे पास जो है वो आगे प्रोडक्ट जो है वो ना बने, ठीक है, जो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड है वो ना बने, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पोरफायरिया के रिलेटेड। तो इसमें आपने मेन जो है वो इनके नाम, इनके एंजाइम की डेफिशिएंसी, और इनमें जो है वो हेरिडिटी पैटर्न मैंने बता दिया कि जो ई से जो है वो आरबीसी से रिलेटेड है, और आरबीसी में आर आता है, ठीक है, आरबीसी, तो ये वाला आर और ऑटोसोमल रिसेसिव, तो आप इस तरह ये ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव जब बोथ हो सकता है, यानी कि डोमिनेंट भी है और रिसेसिव केस में भी है वो इसका पैटर्न हो सकता है। और एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया में पेशेंट जो है वो हमारे पास फोटोसेंसिटिव नहीं होता, यानी कि इस तरह के MCQs भी पूछ सकता है कि उसमें वो काफ़ी ज़्यादा दे दे जो है वो इस तरह पेशेंट है, उसमें जो है वो एब्डोमिनल पेन है, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिनेरियो बना के दे दे, और लास्ट लाइन में लिख दें कि पेशेंट इज़ नॉट फोटोसेंसिटिव। तो इस एक कीवर्ड से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया है। बाकी सब में फोटो सेंसिटिविटी का फिनोमेना होगा, और मजीद जो है वो जो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिड्यूस प्रोडक्ट हैं ये हमारे पास यूरिन में जाने से जो है यूरिन का कलर भी जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है पोरफायरिया के रिलेटेड। तो ये हमारा जो है वो हीम की सिंथेसिस और इससे जो है वो रिलेटेड जो डिफेक्ट थे पोरफायरिया उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो हीम जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे और जॉन्डिस वगैरह को जो है वो डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।